तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइव क्लास 1.2 में। इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं जो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 6 हम लोग आ चुके हैं। इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 6 पर आ गए हैं जिसका नाम है वैश्वीकरण। जिसका नाम क्या है? वैश्वीकरण। इसके जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है जो कि बिहार बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चनों को हमने आप लोग के लिए ढूंढ के रखा है। तो वीडियो को देखें और अपने साथ कॉपी कलम रखें और वीडियो को अंत देखते हुए अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें, ठीक है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपका क्या है? पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है वैश्वीकरण से आप लोग क्या समझते हैं। क्या क्वेश्चन है? वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। देखिए इसका आंसर क्या जाएगा, हम आंसर पढ़ेंगे और समझाते जाएंगे। आपको क्या करना है, कॉपी में लिखते जाना है और समझते जाना है, ठीक है। वीडियो को क्लिप ना करें, वीडियो का अंत तक बने रहें। तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आपका ये क्लास, ठीक है। तो देखो बच्चों, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो इसमें जो पूछा जाएगा, ठीक है, इसका देखिए आंसर क्या जाएगा। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय या एकीकरण किया जाता है ताकि वस्तुओं एवं सेवाओं, प्रौद्योगिकी, पूंजी और श्रम या मानवीय पूंजी का भी निर्बाध प्रवाह हो सके, ठीक है। उसे वैश्वीकरण कहा जाता है, ठीक है। मतलब कि अपने देश के योगपति जो है अर्थव्यवस्था को, अपने देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही वैश्वीकरण कहते हैं, ठीक है। उसे ही क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसको कहते हैं। क्या है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी किसको कहते हैं। देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी आपका VVI क्वेश्चन है। तो दोनों क्वेश्चनों को आप लोग को लिख लेना, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसको कहते हैं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा वैसा कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण वो स्वामित्व रखती है, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। जैसे टाटा मोटर्स, ठीक है, फोर्ड मोटर्स, ठीक है, सनमार्ग, कोका कोला, ठीक है, आदि, एयरसेल, एयरटेल, ये सब क्या है, मतलब कि बहुराष्ट्रीय कंपनी है, ठीक है। उसका अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व व्यापार संगठन क्या है, यह कब और क्यों स्थापित किया गया, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। इस गठन की स्थापना जनवरी 1935 में की गई थी। इस संगठन को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। उसके देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में क्या है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में सन 1991 के आर्थिक सुधारों से आप क्या समझते हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी आपका लगाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अपने अर्थव्यवस्थाओं को सुधारने के उद्देश्य से सन 1991 में आर्थिक सुधार नियम को प्रतिपादित किया था, जिसमें कार्यकुशलता, उत्पादकता, लाभदायकता एवं प्रतिरोधकता की शक्ति के स्तरों में वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया, ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए 5 हो गया। क्वेश्चन देखिए 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 5 में है उदारीकरण को परिभाषित करें। क्या पूछा गया है, बोला गया है उदारीकरण को परिभाषित करें। इसके इसका आंसर हो जाएगा उदारीकरण वह प्रक्रिया है, उदारीकरण वह प्रक्रिया जिसमें सरकार द्वारा लाए गए सभी अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधनों को हटाना है, जैसे कोटा, लाइसेंस, ठीक है, परमिट इत्यादि। उसका देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन में देखिए 6 क्या है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए 6 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 6 है निजीकरण से आप क्या समझते हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपका हम VVI लगाते हैं। जिसमें हम VVI लगा रहे हैं कम से कम आप उस क्वेश्चन को लिख लें, अर्थात सारे क्वेश्चनों को आप लोग लीजिए, लेकिन जिसमें VVI लगा ये बिहार बोर्ड के लिए जो 2024 आप लोग का एग्जाम होने वाला है, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, निजीकरण का अभिप्राय निजी क्षेत्र द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र के उद्गमों पर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वामित्व प्राप्त करना तथा उनका प्रबंध करना है। तो यहाँ तक आप बोले तो यहाँ तक में आपको इसमें 2 नंबर मिल सकता है, ठीक है। उसके देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में देखिए आपका देखिए जो 7 हो गया। क्वेश्चन में 7 जो है, ठीक है, क्वेश्चन हम लोग 7 पा चुके हैं। देखिए क्वेश्चन में 7 क्या है, क्वेश्चन में 7 में है एक क्या बोला गया, एक
बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किसी देश में अपनी उत्पादन इकाई लगाने के निर्णय पर किन बातों का प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा अपनी इकाई लगाने के निर्णय पर निम्न बातों पर प्रभाव पड़ता है। तो पहला पॉइंट देखिए लिखेंगे आधारभूत संरचना। तो इसमें देखिए फिर लिखना क्या लिखना है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी वहाँ इकाई लगाना चाहिए जहाँ का आधारभूत संरचना जैसे बिजली, परिवहन, बाजार आदि व्यवस्था अच्छी हो। ठीक है, तो कंपनी जो वहाँ देखिए खोलना चाहिए, या कोई अगर आप जिस मोहल्ले में रहे तो आप दुकान वहीं खोलिएगा जहाँ पर कि 10 लोग आते हैं, जहाँ पे सभी लोग का सुविधा रहे, सामान आ जा सके, लोग आ जा सके, बिजली रहे। ठीक है, बिजली रहे, परिवहन लेकर आने जाने की व्यवस्था रहे। ठीक है, बाजार वहाँ लगा रहना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे ये सब जो अच्छी व्यवस्था रहेगा तो वहाँ पे बहुराष्ट्रीय कंपनी एक अपना कंपनी वहाँ पे खोलते हैं। अब गांव में कंपनी खोल दीजिएगा, गांव में आने में ही टाइम आपका लग जाएगा, इतना समय लग जाएगा, वहाँ आने के गली में है। ठीक है, बिहार के लोग कहते हैं या यहाँ के लोग कहते हैं कि हमारे गांव में विकास नहीं आ रहा है। भैया विकास कहाँ से आएगा? ठीक है, एक तो रोड इतना छोटा है, एक तो गली में इतना रोड छोटे हैं। ठीक है, आगे तो छोड़िएगा ना, एक ऐसे देरी निकाल दीजिए, यहाँ भी देरी निकाल दीजिएगा, उस पर ऐसे को लाद रख दीजिएगा, ऊपर में को भैंस यहाँ बैठा हुआ है। तो भाई कंपनी आएगा ना, जब भी विकास आएगा तो बड़े लोग आएंगे तो वो अपना कार से आएंगे, कार तो आएगा ना, साइकिल से कार से तो आएंगे ना, क्योंकि यहाँ भैंस लगल है और दोनों पैर दे करके खड़ा है और गाली कर रहा है। तो भैया भैंस के वो कैसे आएगा? जो विकास करने वाले लोग हैं, जो डीएम लोग हैं, बड़े अधिकारी हैं, वो आएंगे कैसे? जब वो आएंगे नहीं तो यहाँ की समस्या जान नहीं पाएंगे, तो वो समस्या का समाधान कर नहीं पाएंगे। आप वो साइकिल से तो आएंगे नहीं। ठीक है, विकास तो साइकिल से नहीं आएगा, जब भी आएगा तो बड़े कार से आएगा। तो उसके लिए थोड़ा सा रोड को, आगे के जो रोड है उसे छोड़ना चाहिए। लेकिन यहाँ गांव के लोग क्या करते हैं, जो घर बनाते हैं, अगर ये घर बनाया है, अगर ये रास्ता है तो रास्ता भी यहाँ सटा के बनाएगा, अर्थात नहीं कि इतना सा छोड़ दें तो बाद में ये गाँव विकास कर सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 2 पे आ गया कच्चा माल की उपलब्धता। जो कच्चा माल है, जिस कंपनी जो बनाएगा तो कच्चा माल की उपलब्धता रहना चाहिए, उपलब्ध रहना चाहिए, जिससे कि कम उसमें खर्च कम पड़े और सस्ता पड़े। ठीक है, तो कच्चे माल की उपलब्धता, तो इसमें लिखना है जहाँ कच्चा माल की उपलब्धता अधिक तथा सस्ता हो, ताकि अधिक से अधिक उत्पादन कर लाभ प्राप्त करे। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 है सस्ते श्रमिक की उपलब्धता। जो श्रमिक जो मजदूर है वहाँ पे सस्ते मिलेगा तो वहाँ पे लोग कंपनी खोलेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए कहा जाएगा बहुराष्ट्रीय कंपनी सस्ते श्रम की उपलब्धता वाले स्थानों पर अपना उत्पादन इकाई लगाना चाहेंगे। ठीक है, ताकि उत्पादन कम लागत में अधिक हो। ठीक है, कोई भी चाहेगा कि भाई कम पैसा लगा अधिक पैसा पूंजी कमाए। ठीक है, कम पैसा लगा और अधिक पैसा कमाए, तो ये चाहेगा। तो जो कंपनी जो खोलेगा वो ये सब चाहेगा ना कि परिवहन अच्छा हो, बाजार अच्छा हो भैया। ठीक है, जहाँ पे कच्चा माल की व्यवस्था हो और वहाँ पे मजदूर जो है सस्ता पड़े, तो कम लागत में अधिक पैसा कमाना कोई भी चाहता है, आप लोग भी चाहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 8 हो गया। क्वेश्चन देखिए 8 क्या है कि वैश्वीकरण का बिहार पर पड़े प्रभावों को बताइए। तो इसका आंसर देखिए, इसमें देख लिखना है कि वैश्वीकरण का बिहार पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ा है जो निम्नलिखित है। इसमें देखिए पहला जो है वो क्या है, कृषि उत्पादन में वृद्धि। क्या है? कृषि उत्पादन में वृद्धि। इसमें पॉइंट देख लिखना है देश की कृषि के तरह बिहार की कृषि भी मानसून पर आधारित है या आश्रित है। ठीक है, उस पर हम आश्रित है। कभी कभी कम वर्षा होने के कारण सुखाड़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है, जिससे कृषि उत्पादन में गिरावट आ जाती है। फिर भी सरकार यह कहने में सक्षम होता है कि खाद्यान्नों की आवश्यकता की भरपाई की जा सकेगी। ठीक है, उसके देखिए पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर देखिए 2 लिखना है क्या, निर्यातों में वृद्धि। क्या है? निर्यातों में वृद्धि। इसमें देख लिखना है वैश्वीकरण के फलस्वरूप बिहार से किए गए निर्यातों में वृद्धि हुई है। इन निर्यातों में कुछ खाद्य एवं व्यावसायिक फसलों का निर्यात, कुटीर तथा लघु उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं का निर्यात तथा फलों का निर्यात शामिल है। फलों के निर्यात के अंतर्गत बिहार लीची, आम तथा मखाना के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। उसका देखिए पॉइंट नंबर 3 तक लिखना है। क्या है? पॉइंट नंबर इसमें 3 दे देंगे और इसमें लिखेंगे फिर क्या, रोजगार के अवसरों में वृद्धि। क्या है? रोजगार के अवसरों में वृद्धि। इसमें लिखना है क्या है, वैश्वीकरण के फलस्वरूप रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है। उच्च शिक्षा एवं
क्या है पोषकक्षम प्राप्त लोगों के लिए विदेशों तथा देश के अन्य भागों में रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हुए हैं। उसके बाद देखिए नकारात्मक, ये था आपका सकारात्मक, ये आपका क्या था, ये आपका सकारात्मक था। अब नकारात्मक जो पढ़ा है, ठीक है, किसी भी चीज़ से फायदा भी होता है लाभ भी होता है। नकारात्मक क्या पढ़ा है, इसमें पहला पॉइंट है कृषि एवं कृषि आधारित उद्योगों की अपेक्षा। इसमें देश देखिए क्या लेना है, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार एक ऐसा राज्य है, कृषि प्रधान राज्य। यहाँ के 80% भूभाग और 80% यहाँ के जो जनसंख्या है वो कृषि पर आधारित है। तो ये हम कह सकते हैं बिहार एक कृषि प्रधान राज्य। अगर पूछे जाएगा कि बिहार कैसा राज्य है, तो बिहार एक कैसा राज्य है, वो कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ बड़े पैमाने पर उद्योग धंधे काफ़ी कम है। राज्य में कृषि पर किए गए निवेश संतोषजनक नहीं है। यहाँ कृषि आधारित उद्योगों के विकास की संभावना काफ़ी है, ठीक है, काफ़ी है। लेकिन इन उद्योगों में वैश्वीकरण के पश्चात जितनी निवेश होना चाहिए तथा उतना नहीं हुआ है। उसका दिखा है पॉइंट नंबर 2 क्या है, नकारात्मक पॉइंट में जो 2 है वो पॉइंट नंबर 2 आपका है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि कुटीर एवं लघु उद्योगों पर विपरीत प्रभाव। इसमें क्या लिखना है, बिहार में बड़े पैमाने के उद्योग धंधे कम है। यहाँ कुटीर एवं लघु उद्योग ज़्यादा है। कुटीर उद्योग मतलब क्या होता है, छोटे मोटे महिला अपने घरों में ही कुछ काम वगैरह करके अपना परिवार का गुजारा करते हैं, उसे कहते हैं कुटीर उद्योग कहते हैं, ठीक है, या उसे लघु उद्योग भी कहा जाता है। वैश्वीकरण के कारण छोटे पैमाने के उद्योग जैसे कुटीर एवं हस्तशिल्प उद्योग के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है, क्योंकि उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं को बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा निर्मित वस्तुओं का सामना करना पड़ता है, जो क्वालिटी में इनसे अच्छी एवं सस्ती होती है, ठीक है। आप देखते होंगे भागलपुर आप जाते होंगे तो भागलपुर में देखते होंगे ट्रेन के पटरी के पीछे क्या करते हैं, वहाँ के कुछ महिलाएं जो है पापड़ को सुखा करके वहाँ पे से ट्रेन के पटरी पे सूखने के लिए छोड़ देते हैं, अर्थात घर में ही पापड़ बनाते हैं और सस्ते दामों में बेचते हैं। उससे जो अपना परिवार का गुजारा करते हैं, उसे ही हम लोग करते हैं कुटीर उद्योग। क्या कहते हैं, कुटीर उद्योग। कुछ महिलाएं क्या करती है, अपने घर में अचार बना करके मार्केट में बेचती है, उसे कहते हैं कुटीर उद्योग। कुछ लोग महिला क्या करते हैं, आलू से चिप्स बना करके उसे मार्केट में बेचते हैं, उसे कहते हैं कुटीर उद्योग। या कुछ महिला क्या करते हैं, या कुछ पुरुष निकी अपने गाँव में क्या करते हैं, बड़ी बेरा दाल के बेरा का जो बड़ी बनता है उस बड़ी को बनाते हैं और मार्केट में बेचते हैं, उसे कहते हैं कुटीर उद्योग, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे कुटीर उद्योग क्या होता है, ठीक है। उसके पॉइंट नंबर 3 देख लिखेंगे। इसमें अब देखिए क्या हुआ, इस समय क्या हुआ, गिरावट होगी। जब कंपनी सब आया, बहुराष्ट्रीय कंपनी सब आने लगा, वैश्वीकरण हुआ, तो वो उसमें गिरावट होने लगी, क्योंकि वो कंपनी जब बनाएगा तो मशीन से बनाएगा तो वो सस्ता होगा और कम समय में अधिक बना पाएगा। लेकिन यहाँ के लोगों तो हाथ से बनाएगा तो अधिक समय लगता है और थोड़ा महंगा पड़ता है और क्वालिटी भी कम होता है कुटीर उद्योग में। लेकिन जो कंपनी बनाएगी उसमें क्या होगा, क्वालिटी भी अच्छा होगा, क्या होगा, क्वालिटी भी अच्छा होगा और सस्ता ही पड़ेगा, तो लोग उसको ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 देखिए क्या लिखना है, पॉइंट नंबर 3 में है आधारभूत संरचना के कम विकास के कारण कम निवेश। इसमें देखिए क्या लिखना है, बिहार में पूंजी निवेश उतना नहीं हुआ है जितना वैश्वीकरण के फलस्वरूप देश के अन्य राज्यों में हुआ है। इसका कारण है कि बिहार में आधारभूत संरचना की है। यहाँ सड़क, बिजली, विश्व स्तरीय होटल एवं हवाई अड्डा की कमी है। बिहार में जो है वो सड़क, बिजली, विश्व स्तरीय जो होटल है वो बहुत कमी है, तो यहाँ पे लोग बाहर से यहाँ पे लोग आते भी नहीं है, ठीक है। तो इस समय इसमें गिरावट हुई बिहार में, ठीक है। उसके क्वेश्चन नंबर 9 हो गया और क्वेश्चन नंबर 10 बचा हुआ है, ठीक है। 2 क्वेश्चनों को लेकर के इस चैप्टर को हम लोग समाप्त करेंगे, तो वीडियो को तब तक में आप लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोल रहा है, भारत में वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क दे। क्या पूछ रहा है कि भारत में वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क देने बोल रहा है। तो इसमें क्या लिखना है कि वैश्वीकरण के समर्थक भारत में वैश्वीकरण के पक्ष में निम्नलिखित तर्क है। नंबर 1 देख लेना है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा प्रोत्साहन। जैसे क्या इसमें लिखना है कि वैश्वीकरण से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रोत्साहित होगा, जिससे भारत जैसे विकासशील देश अपने विकास के लिए पूंजी प्राप्त कर सकेगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 है, नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग में सहायक। इसमें जैसे क्या लेना है, वैश्वीकरण भारत जैसे विकासशील देशों को विकसित देशों द्वारा
तैयार की गई नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग में सहायता प्रदान करता है। उसके पॉइंट नंबर 3 देख लिखना है। पॉइंट नंबर 3 क्या है? अच्छी उपभोक्ता वस्तुओं की प्राप्ति। इसमें जैसे क्या लेना है? वैश्वीकरण भारत जैसे विकसित देशों को अच्छी, ठीक है, अच्छी गुणवत्ता की उपभोग वस्तु को सापेक्षतः कम कीमत पर प्राप्त करने के योग्य बनता है। उसका देखिए लास्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है, जो लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इसमें भी आपका लगाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है कि वैश्वीकरण का आम आदमी पर पड़े प्रभावों की चर्चा करें। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? वैश्वीकरण से आम लोगों पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा है। नंबर 1 क्या है? बेरोजगारी बढ़ने की आशंका। क्या है? बेरोजगारी बढ़ने की आशंका, लोग बेरोजगार होने लगे, ठीक है, वैश्वीकरण के कारण। इसमें क्या लेना है? वैश्वीकरण के कारण आधुनिक संयंत्रों से मशीनी उत्पादन को बढ़ावा मिली है, जिसके फलस्वरूप लोगों के बीच बेरोजगारी बढ़ रही है। अब देखिए बेरोजगारी करने वाला, जब ये आपका वैश्वीकरण हुआ तो बहुत सारे मशीन बन गए। जब बहुत सारे मशीन बन गए, जिस काम को करने के लिए 10 लोग चाहिए था, अब वो मशीन अकेले करता है। और 10 आदमी मिलकर के अगर वो 24 घंटा में काम करते तो वो मशीन है वो काम को 10 घंटा या 6 घंटा या 5 घंटा में कर देता है। तो इसमें क्या हुआ? लोग जो क्या करने लगे? मशीन का उपयोग करने लगे और लोगों को काम करने के लिए बोलने लगे, ठीक है। और मशीन सस्ता ही पड़ता है। मजदूर जब 10 मजदूर काम करेगा, 10 व्यक्ति मजदूर को देना पड़ेगा। भाई मशीन ले लिया, मशीन से काम करना शुरू कर लिया तो लोग को काम नहीं मिला तो लोग क्या हुआ? बेरोजगार होने शुरू कर दिया, ठीक है। उसके बाद है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या है? उद्योग एवं व्यवसाय के क्षेत्र में बढ़ती हुई प्रतियोगिता। तो इसमें जैसे लेना है कि वैश्वीकरण के कारण देशों और विदेशी वस्तुओं के बीच प्रतियोगिता बढ़ी है। अब देश और विदेश के मिलकर अब देखता है वह कौन सा अच्छा है। इसमें क्या हुआ? प्रतियोगिता होने लगा हुआ है, देश वाला अच्छा है या विदेश वाला अच्छा है, आईफोन अच्छा है या रेडमी अच्छा है या सैमसंग अच्छा है, ये फोन नहीं देखने लगा वह कौन सा अच्छा है। इस तरह से हुआ क्या? इसमें क्या हो गया, ठीक है। उसका देखो अगला क्वेश्चन है, सॉरी अगला पॉइंट है नंबर 3 में है श्रम संगठन पर बुरा प्रभाव। क्या है? श्रम संगठन पर बुरा प्रभाव, ठीक है। इसमें जैसे क्या लेना है? बढ़ते आधुनिकीकरण के कारण अब श्रमिकों को सामान्य वेतन एवं सुविधाएं उपलब्ध होने लगी है तथा श्रमिकों की उचित सेवा सुविधाओं को मिलने में भी अधिक कठिनाई आने लगी है। तो यहाँ तक में आपका ये वीडियो समाप्त होता है, ठीक है। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है, ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हम चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। अगर इसका आप स्क्रीनशॉट डालना चाहते हैं तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।